तो चलो चालू करें आज की जर्नी। हाँ सर। सो सबसे पहला चीज़ आई एम गोइंग टू टॉक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, MCBC, ऑल दैट थिंग। सो अपॉलॉजीज टू ऑल द लेडीज दैट आर देयर। सब लोग सुनते हैं, सबके व्हाट्सएप पे बहुत कुछ चलता है, मेरे वाइफ के भी व्हाट्सएप पे बहुत कुछ चलता है, ऐसा कुछ जो मैं नहीं देख सकता। तो ठीक है, सो लेट्स टेक इट इन द पॉजिटिव सेंस। आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हेन आई गॉट टू द पुलिस स्टेशन से जेल में गया, जुडिशियल कस्टडी किया, कैसे जेल में मेड्स वगैरह थे, फुल एक टाइम पास, एक समझो कि क्राइम पेट्रोल का सीरियल चालू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो। सो you have to understand one thing very clearly, that there are some prerequisites which are already needed for any sort of a thing, whether you're called to the police station, whether you're called to any authority that is there. So what do you need? You need some good friends, you need some lawyers and task force numbers. I am very sure you must be having task force, I'm very sure you must be having task force members over here, right? आपका खुद का टास्क फोर्स रहेगा, IMA नांदेड़ का, सबके पास 1-2 का नंबर रहना चाहिए, 4 नंबर है। लॉयर में मेडिको लीगल लॉयर रहना चाहिए कंपलसरी, आपके पास क्रिमिनल लॉयर का नंबर रहना चाहिए और बहुत कुछ नंबर्स रहने चाहिए, जो 4-5 है, और इट हैज़ टू बी ऑन द टर्म। सो व्हेन यू टॉक ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, विच इज़ वेरी कॉमन, बहुत जन जिन्होंने सुना रहेगा बोले चेकर वही चीज़ बोलते हैं, दोस्त मतलब क्या रहता है? जो रात को दारू पिएगा, एक दूसरे की जो कुछ रहेगा, फ्लर्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, किटी पार्टी करेगा? नहीं यार, तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए दोस्त जिसके पास एक प्रॉपर्टी हो उसके नाम की। सबसे बड़ा आदमी मुंबई के पास भी खुद के प्रॉपर्टी खुद है, तो वो बेल का कुछ नहीं कर सकता। जज बोलते हैं उधर बेल ग्रांटेड, सब लोग तैयार है, साला मेंशन मेरे को बेल मिल गया। अरे बेल का प्री रिक्विजिट जो है 3 साल का इनकम टैक्स का पेपर, राशन कार्ड का पेपर कौन देगा तुम्हारे को? ठीक है, वो बोलते बाद में मेरे को बैंक का श्योरिटी चाहिए, चलो वो भी दे दिया। बोलते मेरे को श्योरिटी ऐसा चाहिए कि तुम्हारे को उतना चीज़, एक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होना चाहिए, और वो डॉक्टर या फ्रेंड वो प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाहिए कि उससे स्टैंप लगता है कि ये चीज़ जो है उस पर। कौन है आपके पास? तो एक दोस्त वैसा ढूंढ के ले लो मेरे लिए, ठीक है? रात को जब जाओगे आपका फ्रेंड लिस्ट में से निकालना, और जो आपको 5 लाख 10 पेटी देता है वो भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, कि 5-10 पेटी 15, 20, 50, 1 करोड़ कुछ काम में नहीं आने वाले। कोर्ट को राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड पे स्टैम्प चाहिए। वो बेल होने के बाद में राशन कार्ड का स्टैम्प निकालने का भी एक अलग तरीका है, ठीक है? वो निकलेगा ही नहीं जिंदगी भर जब तक सलाम नहीं ठोकेगा नीचे वाले आदमी को। तो मैं आपको सब ट्रिक विक बताता हूँ कैसे करते हैं वो लोग, ठीक है? सो कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट विद स्पाउस एंड विद रिलायबल फ्रेंड्स। स्पाउस यानी वाइफ या हस्बैंड, भले कितना भी झगड़ा करो, रात को तो एक ही बिस्तर पे सोते दोनों, ठीक है? दिन भर का झगड़ा करेंगे, दिन भर एक दूसरे को तू मैं करेंगे, बट सपोर्ट करने वाला वही एक पार्टनर है। तो तुम्हारे पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड्स, आपका मोबाइल का पासवर्ड, सब एक जन के पास रहना चाहिए। वाइफ के पास रखो, बच्चे के पास रखो, किसके पास भी रखो। वंस फेस्ड विद दिस थिंग, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है आपसे क्या बोलते हो, पासवर्ड निकाल के लेने वाली है, आपको मूता देगी पैंट के अंदर पासवर्ड। तुम्हारा लॉ भी कुछ लेना देना नहीं आता उस पर कि मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं दे रहा है। वो खाली आग दिखेगा, ऐसा दिखाएगा, तो चुपचाप मूतते हुए तुम पासवर्ड दे देगा। तो पासवर्ड जो है तुम्हारे को एक जन के पास घर पे रहना चाहिए। और जब मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पर्सनल चीज़ रहता है, बैंक बुक्स, पासवर्ड, सेल लोकेशन। अभी सेल का जो लोकेशन है सबका चालू रहता है, फेसबुक का चालू रहेगा, गूगल लोकेशन चालू है, सबका इसलिए चालू रहता है। बट इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सम गॉडडैम थिंग करके, जहाँ पे वो तो मोलेस्टेशन का केस है, 354 का केस है, आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन हो गया, कुछ रेप हो गया, कुछ तुम्हारे स्टाफ ने तुम्हारे पे रेप का केस डाल दिया, या फिर यू हैव एग्जामिन्ड अ पेशेंट विदाउट अ फीमेल रिलेटिव, उसने कुछ भी जाके कंप्लेन कर दिया, कुछ भी अमुक तुमुक जाके आदमी के ऊपर, कोई भी औरत जाके कुछ भी कंप्लेन कर सकती। वो बुलाएगा, पुलिस स्टेशन में बिठा देगा तुम्हारे को, और जब बिठाएगा बोलेगा सर आपका फ़ोन इधर रख दो, मतलब काशी हो गया, तुम्हारा फ़ोन जमा हो गया उसमें, वो समझ लो आप। तो सेल का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑफ द ट्रैक बोलने का, जिसका कुछ अफेयर रहेगा किसी के साथ में, किधर जाता रहेगा, कोई गर्लफ्रेंड के साथ में या कोई स्टाफ के साथ में किधर जाता रहेगा, तो सेल का जो लोकेशन हो देखो बंद रहे, उसका भी और तुम्हारा भी। नहीं तो जब होएगा इंक्वायरी तो तुम्हारा सेल लोकेशन, उसका सेल लोकेशन पकड़ने वाले। तो सेल लोकेशन आइडियली शुड बी ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस, बट नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ, बट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। पुलिस स्टेशन में बुलाया तो एक नोकिया का 1810 1610 1650 रुपये का मिलता है, रिलायंस में जाके खरीद के गाड़ी में रख दो। बुलाया पुलिस स्टेशन में, सिम कार्ड उसमें डाल दो, या मेरे से शाना रहेगा तो 3 सिम कार्ड रखेगा, एक फ़ोन पुलिस स्टेशन के लिए अलग ही रखा है, वही लेके जाएगा। मैं अंदर गाड़ी के अंदर रखा है ऐसा, बुलाया तो वही लेके जाएगा, और पासवर्ड एक जन को बोल देगा करके, उसका पासवर्ड छोड़ दिया। मोबाइल के पर्सनल डिटेल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट हिस्ट्री, सब काशी है तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, तो कुछ नहीं कर सकते अपन। बट
जो एकदम स्मार्ट साथी रहेगा उसको पता है किधर कौन सा चैट हिस्ट्री डिलीट करने का, कौन सा गूगल पे रखना है, कौन सा डेटा एवर नोट पे रखने का, कौन सा ड्राइव पे रखने का. कुंडली खुलेगा तो सब खुलने वाला है. तो यू हैव टू हैव बिजनेस, ऑल दिस थिंग सब प्लानिंग के साथ करना पड़ता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स वगैरह सबको घर पे पता रहना चाहिए. मेरा नंबर इधर लिखा है 24/7. I run 2-3 medical legal groups, which there is no chucha in that group. You can WhatsApp me, I'll share that thing. Only one group has got 200 members left, less 3 groups are 1000 members full. तो किसको ऐड करने करेगा, चूचा नहीं चाहिए रहेगा, सिर्फ न्यूज़ चाहिए रहेगा तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना. नाउ एज यू से रैप अप विद लोकल पुलिस स्टेशन मस्त अच्छे से रहने का. वो लोग 4 बजे मिलते हैं पुलिस वाले लोग. हर एक जन जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उसको नमस्ते ठोक के आने का, एक बुके लेके जाने का. मैं ब्लैक लेबल लेके जाता हूँ, आप लोग बुके लेके जाना. ठीक है, या ब्लू लेबल जैसा तुम्हारा लगेगा वैसा. तो अभी जब कुछ इंक्वायरी रहेगा तो पहले वो लोग कुंडली निकालते हैं कि तुम्हारा पेशेंट किधर गया, डॉक्टर किधर का है, क्या क्या किधर का है, किधर का क्या. सो ये हॉस्पिटल स्टाफ हैज टू बी ट्रेन्ड वेरी ब्यूटीफुली टू अंडरस्टैंड हाउ स्मार्टली शी कैन रिस्पॉन्ड दैट गॉडम सिचुएशन दैट इज. यानी उसको सिचुएशन निकालने को आना चाहिए. मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सारे, पर मेरे को बोला है बहुत जल्दी खत्म करने को. तो मेरे हॉस्पिटल में एक आया ऑफिसर. कैसे आते वो लोग, टिपिकल उसका क्रू कट रहेगा, मैं तो थोड़ा बाल रखा है बट वो मोजर मारेगा, 0 नंबर, इधर का टकला दिखेगा, शर्ट चेक शर्ट, जीन्स ब्लू कलर का, सारा कंपनी का, और स्पोर्ट्स शू. मतलब समझने का पुलिस है, हाथ ऐसा ऐसा रहेगा, चलने का स्टाइल ऐसा, समझने का ये मैन ऑफ अथॉरिटी है, तुम्हारे पास आया है. अब वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तुम्हारा जो रिसेप्शन का स्टाफ है वो शानी होनी चाहिए समझने को कि उसने क्या पूछा है, क्या जवाब देने के लिए. ठीक है, सो पुलिस सेंसिटाइजेशन मस्ट. और हमारे पास एक AMC मेडिको लीगल मैनुअल ऑफ पुलिस है, यू कैन परचेज इट फ्रॉम मी और एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट. गो टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अप्राइज देम ऑफ द 5 laws which I have written in that book that is there. Now what do you mean by backbone of the solution? कोई भी चीज़ का कुछ भी बैकबोन रहेगा वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है. पुलिस का जो लेटर का नोटिस वगैरह आएगा आपको, उसमें बोलेगा आपको सब डॉक्यूमेंट चाहिए. सो आपका जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी एलिजिबल, good handwriting, there should be no blank spaces, there should be a second copy, it should be precise, it should be numbered and it should be kept ready for anything. आपको चाहिए तो मैं अभी डेमो लाइव दे सकता हूँ. मेरे पास पिछले 15 साल का पेपर मैं आपको 5 मिनट में रिट्रीव करके दे दूंगा. कौन सा MTP नंबर मेरे को बोलो, कौन सा साल का क्या पेपर चाहिए, 10 मिनट में ऑन लाइव वीडियो कॉल में दिखा दूंगा रिट्रीवल. तो तुम्हारे पास वो मैकेनिज्म होना चाहिए. मैकेनिज्म रिट्रीवल व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आई एम नॉट सेइंग कि आप पुलिस स्टेशन को 4 दिन में रहना या 2 दिन में रहना. वो जो स्ट्रेस रहता है ना, जब पुलिस का फोन आता है कि तुम्हारा ये पेपर मांगा है पेशेंट का, क्या बोलते हैं, पैर से पानी निकल जाता है. बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू डू. बिकॉज सब करने के बाद में साला वही पेपर में वो पेशेंट का मेरा कंसर्न नहीं था, या फॉर्म सी में कुछ तो गोची किया था, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करके उसमें अंगूठा नहीं लिया था, वही पेशेंट का आधार कार्ड नहीं मिला मेरे को. सोचो मेरे को परसों क्या केस है, लास्ट मंथ का जो केस है. तो मैं लकी नसीब मेरा अच्छा, मैंने लड़की को फ़ोन किया, कैसी है क्या है तेरा, कुछ केस चालू है क्या. बोले हाँ मैंने रेप का केस डाला है मेरे बॉयफ्रेंड पे, पॉक्सो डाल दिया मेरे पे. ठीक है बोला डाल दिया. तो एक काम का, तेरा आधार कार्ड दिया था ना मेरे को, जरा आधार कार्ड भेजना प्लीज़, मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं होता. बेचारे ने भेज दिया आधार कार्ड, तो मैं बच गया पुलिस स्टेशन में. यही सादा. और मेरा दुनिया भर के सब पेपर है, वही साला पेशेंट का सिस्टर ने आधार कार्ड नहीं लिया. सोचो. फिर मैंने मेरा चैट हिस्ट्री देखा, मेरा गूगल का हिस्ट्री देखा, मेरा गूगल का फोटो देखा, सब कुंडली निकाला, मेरे को नहीं मिला सर. बट आई वॉज लकी कि वो पेशेंट ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया. आई हैड गुड रिलेशन विद दैट पेशेंट एंड शी गेव मी दैट आधार कार्ड. तो मैं आज थोड़ा बहुत बच गया. ओके, तो बस टेक डाउन ऑल ईच पॉइंट विच ये सब क्लिनिकल पॉइंट्स है, कुछ किताब में वगैरह मिलेगा नहीं तुम्हारे को. सो एवरी डॉक्टर शुड डेवलप अ वीकली दिस थिंग फॉर पर्सनल ऑडिट ऑफ इन माई हॉस्पिटल. 10 तारीख को पगार सब पेपर वर्क कंप्लीट होगा, मेरे टेबल पे रहेगा, 2 टायर से चेक होगा तो ही मैं पगार देता हूँ. तो मैं देता ही नहीं हूँ. पेपर वर्क मेरे को कंप्लीट चाहिए. पेशेंट जाने के बाद पेपर वर्क कंप्लीट होगा, मेरे से सर्टिफाई होगा, बाद में MRD में जाएगा. सो योर पेपर वर्क शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट शुड स्पीक इन द एब्सेंस ऑफ यू. सो वंस यू रिसीव अ कॉल देयर नथिंग टू पैनिक, देयर शुड बी नो वरीज, देयर नथिंग इज जस्ट अ प्रेशर गेम, बाकी कुछ नहीं है. अभी हो के क्या होएगा कि FIR करेगा वो, FIR कर भी दिया तो बताएगा वो कि तुम्हारे पे FIR किया है. वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं आपको हेल्प करता हूँ, जो चाहिए करता हूँ, ये है मेरे आदमी से बात करो, ये करो वो करो. एंटीसिपेटरी बेल का टाइम मिल जाएगा. अगर एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया तो जुडिशियल कस्टडी में डाल देगा, जाके 14 दिन जाके रह के आने का पुलिस खाते में. कुछ नहीं होता है. अच्छा कपड़ा वपड़ा देगा, पिनाएगा तुम्हारे को, उधर हॉस्पिटल का ड्यूटी रहेगा, फिर कर्टियस हॉस्पिटल का ड्यूटी देगा. सोडोमी वोडोमी कुछ होता नहीं है उधर जुडिशियल कस्टडी में. ठीक है, तो टेंशन मत लो. लड़कियों का भी कुछ नहीं होता, दावा दावी काही होत नाही. जायचं बसायचं, ससुराल गया वैसे सोचने का, अपना नसीब खराब है, जाने का बैठने का, 14 दिन के बाद में अपना वकील बेल करके लेके आके तुमको घर पे लेके जाएगा, फिर देखने का क्या करने का. रेगुलर बेल होगा, केस होगा 5 साल के लिए और एक्विटल हो जाएगा, खत्म, मैटर क्लोज. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? यू नेवर नीड टू गो अलोन. अवॉइड गोइंग इन द इवनिंग.
अवॉइड अ फ्राइडे, अवॉइड हॉलीडेज। आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फ्राइडे को जाएगा तो जुडिशियल क्या बोलते हो, JMFC का जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वो मिलने वाला नहीं, क्योंकि हॉलीडे जज के पास जाना पड़ेगा आपको, उसके लिए तुमको पहचान लगेगा, और वो मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के साथ जाके आया हूँ मुलुंड में, उसके घर पे मीरा रोड का केस जाके मुंबई जुरिस्डिक्शन में उसके घर पे जाके आके वो एंटिसिपेटरी बेल का एक बंदे का हम लोग लेके आए थे। ठीक है, ये सब फैक्ट्स है। उसके लिए तुम्हारा पुलिस ऑफिसर अच्छा होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए, तब जाके ये सब होएगा, नहीं तो बैठने का जेल के अंदर क्या होता है बताता हूँ मैं, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में। सो इफ यू हैव टू गो, कीप फ्रेंड्स नो योर। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी नाने, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, लाइक मीरा बाइंद वेरी स्मॉल प्लेस, तो तुम्हारा कोई तो बंदा रहेगा जिसका पुलिस स्टेशन में पहचान रहेगा, कोई तो रहेगा, कोई तो नस्तर रहेगा मेरे जैसा। ठीक है, बोले वो साला ऐसा ऐसा बड़बड़ कर लिया, ठीक है काम का आदमी है, चलो उसको हम पकड़ दे करके, तो ऐसा कोई तो आदमी रहेगा जिसका तुम तो बनता नहीं रहेगा, उसका बना के रखने का, जैसा मैं हूँ। हे काम में हम लोग जैसे लोग ही आते हैं, गोड बोलणारे लोक काम आहेत नाही, ते फोनच उचलणार नाही। तुमची रात्री लागली असेल, कोणाची लागली असेल, फोन उचलायला सांगितलं, किंवा नवऱ्याने बायकोला फोन केला की बायकोने नवरा, अरे तिच्या आईला पहिला फोन तरी उचल, मग मी सांगेन मुलाला काय झालंय, तू फोनच उचलत नाही, प्रॅक्टिस काय करायची। तर असा माणूस किंवा फ्रेंड ठेवा जो फोन उचलेल। ओके, सो इन्फॉर्म द टास्क फोर्स कमिटी, इन्फॉर्म युअर फॅमिली, अँड ॲज आय से दे कॅन प्रोलॉंग द विजिट, म्हणजे दे नो व्हॉट टू डू। त्यात बाहेरचे जे मित्र असतात ना, त्यांचे कोणतरी काय म्हणतात ते कॉन्स्टेबल ओळखीचं असेल किंवा असेल, कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर कॉन्स्टेबल आणि 2 स्टारच्या वरती जायचं नाही। ACP, CP, DCP, CP, ACP, DIG, IGBGला फोन लावायचा नाही। ठीक आहे, हे बेसिक घरी जाऊन विचार करायचं। माझा किती मित्र असेल, माझी एका अप्रोप्रिएट माझीच लावली, माझ्याच घरी येऊन गेलं, सांगितलं चेकर आहे बेंचत 25 लाखाचा घड्याळ घालतो, हे घालतो, हे घालतो, मला पण पैसे पाहिजे, त्याच्याकडनं घे, लावली माझी। आता तो सल्टत बसलोय मी। तर कोण कोणाचा मित्र नाही आहे, जो काम साधा बिचारा हवालदार करेल तुमचा पाय लागून, तो कोणी करू शकणार नाही। आणि द ओनली पर्सन हू कॅन हेल्प यू इज द सिनियर 3 स्टार पर्सन इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन। तोच FIR घेणार, तोच इन्व्हेस्टिगेट, त्याच्या विरुद्ध आयोग पण जाणार नाही, कोणी जाणार नाही। ओके, सो युअर मायबाप इज द कॉन्स्टेबल, सेकंड इज द रायटर, थर्ड इज द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर, त्याला आयो म्हणतं, अँड फोर्थ इज द सिनियर PI। त्याच्यावरती जायचंच नाही कुठे। जो गेला तो माझ्या लँग्वेजनं सर्वात मोठा मूर्ख माणूस आहे। जो काम नमस्कारने होईल त्याला पाय पोडायला लागते, तरी पण काम होणार नाही। ठीक आहे, सो इफ यू हॅव टू गो, यू हॅव टू आस्क तुमचं कशासाठी बोलवलं, काय बोलवलं। हे लोक डायसवरती खूप बोलतात, जायचं पोलिसाला काय नाही करत, भिंचोत मी बघीन काय नाही होत, जात घंटा आलं की पायातनं कसं मुततो, मी आत्ता पण मुतणार, फोन आला की माझा हात पण कापतात, पोलिसं नाव आहे, तर साधा माणसाचं राहू देते, कळलं का, तर मग ते जाऊ देते। सगळं तेंडुलकर आणि हर्षा भोगले, ठीक आहे, हर्षा भोगलेवरती म्हणेल अरे संचितने असं करायला पाहिजे, सचिन तेंडुलकर माहिती किती फाटली आहे तिथे, ते लास्ट बॉलला मी याद आहे। तर जो माणूस बॅटिंग करतो, ज्या माणसाने खरंच प्रॅक्टिस केली त्याला माहिती किती फाटते, की कोण आला तरी, इन्कम टॅक्सवाला माणूस आला तरी फाटते, साधा MOH आला तरी फाटते आपकी, सब पेपर होने के बाद में, है कि नहीं विद्या, तू जाती तो फटती है ना सब लोग की, फिर हम लोग की फटती है तो बाकी लोग के रहने दो। सो जर का कोण आलं अथॉरिटीमध्ये तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट, पण ते इन्फॉर्मेशन निघता येतं, काही प्रॉब्लेम नाही। तर इन्फॉर्मेशन काढायला एक टॅक्टिक असते प्रत्येक माणसाची। मी मुफट आहे, स्ट्रेट आहे, ऑनेस्ट आहे, पण जिथे पाय दाबायचे तिथे पाय दाबतो, जिथे डोकं दाबायचं तिथे डोकं दाबतो, जिथे हात दाबायचा तिथे दाबतो, जिथे खिशात पेन घालायचं तिथे खिशात पेन पण घालतो, असं असतं ते। ठीक आहे, सो बॉडी लँग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, कुठल्याही अथॉरिटीकडे गेला वगैरे, हंबलनेस इम्पॉर्टंट आहे, शांतता मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे। हां, तुम्ही खूपच इन्फ्लुएन्स असतात, BMW, मर्सिडीज वगैरे 4-5 कॉर्पोरेट वगैरे, कुत्रा विचारतो तुम्हाला त्या पोलीस स्टेशनमध्ये, असं बसून ठेवतात, म्हणजे संडासारखं आपण बसवतो ना तिथे, आपण तरी आपल्या स्टाफला चांगलं आपलं असं बसा तुम्ही साहेब, आणि तिथे कॅमेरामध्ये आपली मजा घेतात, बघ किती बघूया आपण काय करतोय ते, अजून आपण तुटू लागा, आपण असं करतो, तो पण तिथे मजा करतोय। ज्यापर्यंत तुमचं पेशन्स लूज होत नाही त्यापर्यंत तुम्हाला बोलवणारच नाही, हे फॅक्ट आहे। ते विचार करून आपण पिकनिकला चाललोय, 4 तास बसायचं आहे आपल्याला, गेम खेळायचं मोबाईलवरती, किंवा झोपायचं तिथे, दिवसभर काम करतो, झोपायला वेळ कुठे भेटतो, तिथे बसून मेडिटेट करायचं, तेच करायचं तिथे। सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड, मिक्सिंग ऑफ लेवल हेडेडनेस अँड अग्रेसिव्हनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, यू नीड टू बी पोलाइट बट फर्म। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज एकच फंक्शनवरती प्रिन्सिपल करतात, डर, जो डर गया वो मर गया, बस। सो इट इज इम्पॉर्टंट टू लिसन टू वॉट युअर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेज। प्रत्येक वेळी ना तुम्ही एक बघणार ना, मी जेवढे केसेस बघितले, आपल्याला जे नाही विचारायचं ना ते पण लोक बडबड करत बसतात, उसका ऐसा था, बिकॉज अपन का दिमाग भी ना CID का दिमाग है,
पेशेंट मर गया रहेगा तो अपन 10 चीज़ सोचते क्यों मर गया, क्या करेगा क्या नहीं, बट हाल में पुलिस को कुछ चाहिए नहीं रहता है, उनको पेशेंट का नाम चाहिए रहता है, क्या हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, बट हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते रहते। सो टेक होम मैसेज इज वेरी क्लियर, जितना पूछा उतना ही बोला, तू सी है नहीं है, बस खत्म हो गया। उसके ऊपर उसके बोलने का जरूरत है मैं क्यों नहीं है कि मैं क्यों है, उसको नहीं चाहिए वो, उसको सिर्फ येस और नो में ही जवाब देने का, और येस और नो में ही जवाब दो। सो यू नीड टू हैव गाइडेड वर्ड्स, आंसर टू द पॉइंट, जितना पूछा उतना ही जवाब देने का। किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं है पुलिस को तुम्हारा जन्म कुंडली संबंध का, कि वो सिस्टर आई थी, फिर मैंने उसको देखा, फिर सर उसको बुलाया, फिर उसने ये दिया, फिर ये किया सर, फिर वो पेशेंट ने ऐसा बोला, फिर मैंने ये किया, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उसने जो पूछा उतना 2 सेंटेंस में जवाब देने का और मैटर क्लोज करने का। हैव गाइडेड वर्ड्स एंड डू नॉट लीव लूज एंड्स। सो आता कळलं की खरंच प्रॉब्लेम आहे आपल्याला, तुमच्या स्टाफने किंवा जी काय स्टुडंट होती तिने जाऊन तुमच्यावरती कंप्लेंट केलं आउटरीचिंग ऑफ मॉजेस्टी। काही असू द्या, घरी नवरा बायकोच एकत्र राहणार आहे, तुम्हाला वाचायला कोण येणार नाही आहे एक्सेप्ट युअर वाईफ और एक्सेप्ट युअर हजबंड। तर सरळ सांगा मी काय केलं आहे तिथे, स्टाफ बरोबर गेलं आहे तर सांगा बायकोला मी गेलो आहे, नंतर येऊन नवरा रडेल बायकोसमोर खरंच मला चूक झाली, बायको म्हणजे तू गबस भिंचत, इथून निघायला पाहिजे आपल्याला, नंतर मी तुला घरी बघतो तू ये, असं माझ्याकडे 5 केस आलेत। ठीक आहे, तर मी जे म्हणतो ते सत्यच म्हणते आणि हे होतात। असं नाही की बायका सगळे सती सवयी, असं काही नाही आहे, त्यांचा मोबाईल चेक करा तुम्हाला समजेल। तुम्ही रस्त्यावरती निघाला ना, जी मुलगी घरातून निघताना फोन हातात घेते मंगळसूत्रवाली, पोचेपर्यंत म्हणजे नवऱ्याशी बोलतच नाही ती, शुअर शॉर्ट डायग्नोसिस ETC आहे कुठेतरी। ठीक आहे, ऑफ द रेकॉर्ड ना, आता मला शिव्या घालू नका, सगळे चांगले आहेत, मी जे बघितलं नोटीस करतो ते मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स शेअर केला, कोणाविरुद्ध काही नाही, डिस्क्लेमर व्हेरी क्लिअर आहे ते। तर कॉन्टैक्ट योर स्पाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, मजाक मस्ती अलग बात, तुमको बचाने वाली सिर्फ बीवी रहने वाली, और कोई तुमको ज़िंदगी में बचाएगा नहीं। ठीक है, या हस्बैंड रहेगा, हस्बैंड बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स एंड लॉ, आई हैव गॉट n नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे औरत ने मोलेस्टेशन का केस डाला है हस्बैंड पे, रेप का केस डाला है हस्बैंड, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, झगड़ते पुलिस स्टेशन में, और देखा तो 9 महीने भिंचत बच्चा हो गया उसको। पुलिस स्टेशन मेरे को बोलते काय साहेब मला माहिती असंच, तुम्ही कशाला मध्ये पडले। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ का जो जोड़ी हो कभी टूटने वाला नहीं है, ध्यान में रखो तुम लोग। तो कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स एंड लाइक, ट्राई टू अवॉइड एन FIR बीइंग रजिस्टर्ड। नॉर्मली पुलिस गिव टाइम फॉर अ पेपर वर्क, फाइनली इफ अरेस्टेड डोंट पैनिक। तो भी अरेस्ट भी किया तो क्या होगा, कोर्ट में केस चलेगा तो विटनेस को बुलाएगा, एक्यूज को बुलाएगा, डेट पे डेट आएगा, हाँ सिर्फ सिलेक्टिव बोलेगा, एंड ऑफ द डे पे वो तुमको 10 क्वेश्चनर देगा पुलिस, वो क्या बोलते हो जज, वो जो 10 क्वेश्चन देगा वकील बोलेगा क्या जवाब देने का, देने का जवाब कॉन्फिडेंटली देने का। बट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज आर ऑल्सो बायस एट दॅट पर्टिक्युलर, पहिले वही चालेल, तुम्ही डॉक्टर ना, तुम्ही असं करता, तुम्ही तसं, ऑफकोर्स ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज जजमेंट, हिज जजमेंट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, अगेन आय एम टेलिंग यू। जेव्हा तुम्ही जातात ना कोर्टात, त्याचं ऑलरेडी डिसिजन झालं तुमच्या कोर्टाच्या केसचं, ज्यापर्यंत तो आहे तो फक्त थांबलाय पूर्ण प्रोसेस। तुम्ही डॉक्टरना माझ्या भावाला असं झालेलं, तुम्ही लोकांनी असं केलेलं, तुम्ही पोलीसकडे जायला पहिला तोच म्हणेल तो, मेरे भाई का ये हुआ था, तुम डॉक्टर लोग ने ये सब किया करके, तुम्हारी जाति ऐसी है, ऐसा है वैसा, खुद क्या करता है वो रहने दो, बट तुम लोग ऐसा है। वो इंक्वायरी वहाँ से चालू होती है, बाद में फिर ठीक है वो घुल मिल जाता है, बात करता है, फिर तुमको बचा लेता है, बट पहले तो तुम्हारी काशी निकालने वाला है। सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। सो यूज वर्ड्स विथ क्लियर मीनिंग्स, डोंट यूज एम्बिगस वर्ड्स, बेलेबल नॉन बेलेबल सब चीज़ हम लोग जो वकील है निकाल लेंगे। इंडेमनिटी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अजय साइड। अब पुलिस स्टेशन जाने करेगा तो कौन जाता है, कोई भी जा सकता है, रिक्शा वाला भी जाता है, पेशेंट भी जाता है, कोई भी जाता है। एट व्हाट दिस थिंग, मेडिकल रीज़न रहेगा, नॉन मेडिकल रीज़न रहेगा, गाड़ी टूट गया रहेगा तो भी जाएगा, ड्रंक ड्राइविंग रहेगा तो भी जाएगा, कोई भी चीज़ में कोई भी जाके किसी को भी कंप्लेन कर सकता है। तुम्हारा रास्ते पे मारामारी चालू था, मेरे दोस्त का एडवोकेट है वो, उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के के साथ थी, तो उसको गुस्सा आया, कुछ दारू पी के दोनों में अनबन हुआ, गर्लफ्रेंड के जो फ्रेंड था उसकी जो वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी, उसने जाके एडवोकेट पे लगा दिया, क्योंकि दोनों का दोस्ती था, ये गर्लफ्रेंड बोली इसकी लगा डाल सालेगी। तो जिंदगी में कुछ भी होता है, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंप्लेन कैन हैपन विद एनीबडी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंप्लेन दैट इज देयर। हेलो, हाँ, सो एनी पेशेंट, मेरे एक ही टॉपिक हो रहा है, आई थिंक यू हैव टू टेल द ऑर्गेनाइजर टू लेट मी टॉक, तुम्हारा बहुत अच्छा जेल का मेरा क्राइम पेट्रोल जाने वाला है आज का।
ठीक है. सो एनी पेशेंट हुज अप्रूव्ड मेडिकल नॉन मेडिकल डेथ इन हॉस्पिटल एमटीपी इश्यू पीसीपी एंटिटी सर्जिकल इश्यू कुछ भी रहेगा तो रहता है. तो क्या होएगा, पुलिस बुलाएगा, बुलाया, जाने का, बैठने का, ससुराल है अपना, बैठ जाने का. सो हाउ विल दे कॉल यू. मेरा नेक्स्ट स्लाइड उसमें बताता हूँ कैसे बुलाते हैं तुम्हारे को. मोस्टली ऑन फोन या समन भेजेगा या बोलेगा सेंड अ कांस्टेबल जा बोलूँ दे. मेरा जो अभी का करंट केस चले है वो मेरे को फोन ही नहीं कर रहा है, मेरे लॉयर के थ्रू बात कर रहे हैं, दूसरे के थ्रू बात कर रहे हैं. मेरे को एक बार भी उसने एसएमएस नहीं भेजा, व्हाट्सएप नहीं भेजा. मेरा कुछ लेना देना नहीं. मैं तो ये सोच के रखा है कुछ रहेगा तो उसको कंट्रोल रूम में 100% भेजेगा. मैं जेल में जाकर, मेरा दोस्त लोग यही बोला, तू ए भी ले ले, ए भी नहीं, तू नॉन अवेलेबल वारंट के लिए उसको बोल निकालने को. तो पुलिस स्टेशन एक दिन जाके हम लोग पूरा एसोसिएशन सब मिला के उसको ऐसा लेंगे ना, पूरा महाराष्ट्र का पूरा जुडिशियल चीज चेंज कर. तो मैं उस चीज़ के लिए तैयारी करके रखा है कि मेरे को जाना पड़ेगा कभी. तो रहेगा तो तुम लोग सब आ जाना, ठीक आहे. सो दे विल सेंड अ कॉन्स्टेबल, जा बोलून घेऊन ये वगैरे. ते मी तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइडला दाखवतो. नाव व्हॉट नेक्स्ट, डू नॉट अवॉइड दिस कॉल्स, नेवर गो अलोन. एंड बोलते हैं ना कि एफआईआर वगैरह होएगा नहीं, मेडिकल केस सच्ची में नहीं होता है. बट मेन इन अथॉरिटी कैन डू एनीथिंग. एनी पीसीपी एंटिटी पर्सन कैन कम एंड सील योर मशीन विदाउट एनीथिंग. इट इज अ मैटर ऑफ डिफेंस हाउ टू क्वैश द एफआईआर, हाउ टू डू. बट जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसका कुछ नहीं. आप इतने सारे वो जो इतना सारा राइट का केस देखा है, इसका केस देखा है, उसका केस देखा है, सब केस वगैरह देखे रहोगे तो एक्सक्यूज मी, आप सब जो भी केस वगैरह देखे रहोगे तो उसमें किसने भी कुछ भी अथॉरिटी पे कुछ भी पावर लगा है, हाँ कि नहीं. फिर तुमने कितना बार गया, सीपी के पास गया, इसके पास गया, उसके पास गया, हुआ है क्या, कुछ नहीं होगा. मेन इन अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम पावर. बट तुम्हारे नसीब में जो है, मैं बोलता हूँ भोग के लेने का बात खत्म हो गई. सो टेक्निकली नो एफआईआर कैन बी फाइल्ड एंड नो अरेस्ट कैन बी मेड. बट इफ यू आर रॉन्ग प्रैक्टिकली दे कैन कॉल यू एंड मेक यू सिट एंड अरेस्ट यू. दे विल टेक द स्टेटमेंट फ्रॉम यू ईमानदारी. नाउ अगेन, तुमने जो स्टेटमेंट लिया इज नॉट नेसेसरी दैट दैट स्टेटमेंट विल होल्ड गुड इन कोर्ट ऑफ लॉ. बिकॉज लास्ट में 154 में जब आपका स्टेटमेंट लेते हो, वो जो स्टेटमेंट लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाला. तो तुम डरो मत, तुमको स्ट्रेस में स्टेटमेंट दिया है, कुछ दिया है. जब आपको बेल में भी खड़ा करें तभी भी आपको जज पूछता है कि आपको कुछ तकलीफ है क्या, आपको पुलिस ने कुछ किया है क्या. तो वो मेरा एक लेक्चर में बताता हूँ कि जज को कैसे जवाब देने का. तो आपको जवाब चाहिए करके तो बराबर से जवाब दो और हम्बली मुंडी डाल के जवाब दो कि सर मेरे को तकलीफ है करके, मेरा कुछ गलती नहीं. और आपका जो लॉयर रहेगा उसको बोलने वाला लॉयर लो उधर, वो सी जैसा नहीं आएगा, खड़ा रहेगा, उसको बोलते रहेगा, ऐसा करते रहेगा. तो लॉयर भी चाहिए तो 4-5 दिन जाके कोर्ट में जाके देखो कौन सा लॉयर जज के सामने दम है उसको मुंह खोलने को. नहीं तो उधर जाके इतना स्टूपिड चीज रहता है, कोई कुछ बोलता नहीं होता, ऐसे खड़े रहते, अपना पैसा लाखों रुपए ऐसे ही चले जाते हैं. और जब बेल का आर्ग्यूमेंट का आता है, बेल आर्ग्यू करता ही नहीं हो. So we need to take care of all these things, and I always say you need to be proactive in telling your lawyer कि आपको ये बताना है सर. You are going to be the senior counsel, though you are paying for a senior counsel fees. So you be truthful in your answers, provide all documents, asking for case papers and treatment according to patient. Now how to hand over the papers? ओरिजिनल अगर पूछा तो उनसे रिसीव करके लेना पड़ेगा, बट अवॉइड गिविंग द ओरिजिनल पे. टेक हेल्प ऑफ अ गुड मेडिकल लीगल कंसल्टेंट. ईच कॉमा इज इंपॉर्टेंट इन योर पेपर विच आर गोइंग टू सबमिट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज. नंबरिंग ऑफ पेजेस वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग रिसिप्ट विद एक्नॉलेजमेंट इंपॉर्टेंट. आई गिव यू वेरी प्रैक्टिकल 2 मिनट्स में. मेरे पास लेटर आया, मेरे को पुलिस ने बोला पेपर चाहिए. मैंने इंडोर पेपर निकाला, सब पेपर निकाला, फाइल बनाया. वो जो पेपर है उसको मैंने नंबर किया. नंबर करने के बाद में उसका जेरोक्स लिया, जेरोक्स पे वो नंबर लिया, उसको स्टैंप मारा, उसका इनिशियल किया हर एक पेज पे. लेटर बनाया कि मैं आपको आपके नाम के तारीख के हिसाब से ये लेटर सबमिट करो, 55 पेजेस वगैरह, काइंडली एक्नॉलेज रिसीट. ये इस तरीके से पेपर सबमिट किया जाता है इन वेरी ब्रीफ. बट इट हैज टू बी चेक, काउंटर चेक, बिकॉज वंस यू सबमिट दैट पेपर इट इज एन ओपन डॉक्यूमेंट. यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इवन 1 पेपर फॉर इट. सो आईओ विल सेंड दिस पेपर्स टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज. जो सिविल हॉस्पिटल रहेगा उधर रहेगा वगैरह जो भी रहेगा. It will go to the dean. I'm really getting disturbed, yaar. I'm really getting disturbed, seriously. मेरा पूरा फ्लो का माफ है. तो डीन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट प्लेस. पोस्टमार्टम वगैरह होता भी है तो दे विल कम डाउन टू यू कि सर इतना कुछ खोला है करके उसमें रप्चर वगैरह है. तो तुम्हारे को जितना बुद्धि रहेगा मैनेज करने का करो, नहीं करने का रहेगा तो फाइट करो. 2 प्रिंसिपल है लाइफ में, या मैनेज करो या फाइट करो. फाइट करने का तो फाइट करो फिर एंड तक. मैं एक ज़माने में फाइट करता था, 10 साल गया मेरे केस को.
रोज पुलिस स्टेशन में जाके बैठता था, रोज कोर्ट के सामने जाके रोते हुए आता था, बीवी को पूछता था अरे जज ने आज ऐसा बोला, मेरा बेल कैंसिल हो, मैं जेल में गया तो क्या करेगा। ऐसा जिंदगी चलता है। तुम्हारे में ताकत है 10 महीने जाके रोज का प्रैक्टिस बंद करने का, रोज वकील तो करो। तुमको लगता है कैसा करने का, ईच केस इज different. I am not giving you a wrong advice, but you take whatever suits you and what best advice you can take. So PM report, final report with chemical analysis को time लगता है वो, and this may take several months to reach the police. कितनी बार तो ऑफिसर चेंज होते थे। आपका वो जो फाइल है, मेरे एक दोस्त का फाइल निकला था कुछ तो 15 साल पहले या कुछ, वो ऑफिसर चला गया, वो ऑफिसर भी मर गया, उनको पता ही नहीं वो फाइल किधर गया, बेचारा बच गया वो, अभी तक फाइल आया नहीं, 15 साल से पूछते तो फाइल ही गुल हो गया वो। तो ऐसा भी होता है if you are lucky. सो आफ्टर द रिपोर्ट्स आर सेंड, नेग्लिजेंस रहेगा तो दिल टेक फर्दर एक्शन, बट ऐसा कुछ नेग्लिजेंस होता ही नहीं है। बट तुम्हारी मारने की रहेगी, वो खुश नहीं रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलने वाला ही है 100%। कोई भी अथॉरिटी तुम्हारे पास, इनकम टैक्स वाला आएगा, सब चीज़ देगा, सब वाउचर देगा, फिर भी देगा तो कुछ ना कुछ निकालेगा ही निकालेगा। वो तो खासियत है इन्वेस्टिगेटिव। विद्या इज द बेस्ट पर्सन टू से, कुछ भी रहेगा तो कुछ भी निकालेगा। फॉर्म सी में कॉमा का 4 के बाजू में ये नहीं रहेगा तो ये बराबर नहीं है, लगा दो, सील कर दो, फिर तुम करते बैठो कि ये नहीं है वो नहीं है, सब चलते रहे। सो इफ द रिपोर्ट इंडिकेट्स नेग्लिजेंस ऑन दिस थिंग, पुलिस विल फाइल एन FIR अगेंस्ट यू, प्रिपेयर अ चार्जशीट विच इज सबमिट। अभी चार्जशीट 90 दिन में रहता है। मेरा एक दोस्त का रेप का केस था, डॉक्टर का, चार्जशीट मैंने 30 दिन में करके दे दिया, हुआ। ठीक है, 304 ये सब छोड़ो, मैं बाद में तुमको पुलिस का जर्नी में लेके जाता हूँ। ओके चल, अब मैं तुमको लेके चलता हूँ वो जर्नी से जहाँ पे मैं पुलिस कस्टडी में गया, फिर जुडिशियल कस्टडी में गया, और फिर इधर आके आपके सामने कर रहा हूँ। मैं नहीं गया था, मेरा दोस्त गया था, उससे मैंने इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू वर्बैटिम लेके मैंने PPT बनाया। ठीक है, एक और PPT बनाऊंगा मैं अगले बार। PCP MTP केस में एक जन जाके आई थी, तो उससे मैं डिसाइड करके पूरा का पूरा तुमको और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ एक मिनट। So this is the journey. You're called to the police station. पुलिस स्टेशन में बैठ गए हो। अब वो PC क्या रहता है, पुलिस कस्टडी क्या रहता है, जुडिशियल कस्टडी क्या रहता है, जेल क्या रहता है, जेल के अंदर किसको मिलोगे, क्या मिलोगे, वो मैं क्राइम पेट्रोल जैसे एक 10-12 मिनट में खत्म कर देता हूँ, जो 1 घंटे का टॉपिक। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं एज आई सेड, हाउ विल दे कम, दे विल कम मोस्टली इन प्लेन क्लोथ्स, नॉट इन यूनिफॉर्म। दे विल आस्क यू, उनके बात करने के तरीके से समझ जाएगा कि वो पुलिस वाला है कि नहीं है। If you have been in the business, you can easily make out whether he is a man of authority or not of authority. उनके बात करने के साथ में आएगा ना, आपको सब पेशेंट आएगा तो आपको कैसे समझेगा पुलिस वाला। I'm just asking you. वाइफ के नहीं, वो सब छोटा चीज़ है। वो आके बोलेगा सर माझी फॅमिली आहे, तो करणं सांगणार ना माझी बायको आहे कधी पण। पोलीस जे आहे ते नेहमीच सांगणार मी माझ्या फॅमिलीला घेऊन येतो. That means he's a man of authority. These are few slangs which these people use, and I've seen n number of officers who come to me. मेरे फैमिली को ये तकलीफ है, मेरे फैमिली ऐसा करे. They will never say वाइफ को तकलीफ है या बच्चे को तकलीफ है. So that is one of the indications to understand that a man of authority has come, or he'll call you कि सर मेरे फैमिली को एक तकलीफ है, ऐसा कुछ तो है, just to get some information from you. Okay. So they will ask you where you are. तुम्ही कुठे आहेत सर, कधी राहणार, किती वाजताचं ऑफिस वगैरे आहे. This may be asked to you directly or to your staff करके identity, place and the reachability that is there. 100% तुम्हाला कुठली इन्फॉर्मेशन वगैरे भेटणार नाही, काही डिटेल नाही, इन्सिडेंट नाही, काय नाही. पण तुम्ही स्मार्ट असणार तर तुम्हाला समजणार की गेल्या 15 दिवसात काय झालं, की 1 वर्षात काय झालं, की 2 महिन्यात काय झालं. आय हॅड रिसेंटली अ केस जस्ट लास्ट वीक, 6 months back. MTP done some goddamn from 10-12 years back, gone to Calcutta, husband वाइफ का झगड़ा हो गया करके मेडिकल अबॉर्शन करके गई थी. कलकत्ता पुलिस का फ़ोन आया करके कि तुमको पेपर देने, तो वो हैंडल किया. फिर वापस लास्ट वीक में एक फ़ोन आया करके 23-year-old patient, MTP done, all thing done, consent, thumb impression, Aadhaar card, everything. लड़की was having sex with that guy because of whatever from the age of 16, पॉक्सो लगा दिया. डॉक्टर साहेब पॉक्सोची केस आपल्याला सेटल करायला लागेल. घंटा. ठीक है. So they will not give you information, no details, incident, person complain if any lodged. Identification of visit by authority, I have already spoken to you. ते स्वतः येतील गाड्या घेऊन किंवा तुम्हाला रिक्षामध्ये घेऊन जातील. हँडकफ वगैरे रुटीनली डॉक्टरांना लावत नाही देव घेणार. ते सांगणार सर चला आपल्याला जायचं आहे रिक्षामध्ये. तुम्ही रिक्षामध्ये बसले आहात आणि तुम्हाला सांगितलं तुमचा फोन द्या, म्हणजे इट इज शुअर शॉट अरेस्ट. एक आमच्याकडे एक केस होती, रात्री मी गेलेलो कुठेतरी, त्याचं डायमंडचं काहीतरी रिकव्हरी वगैरे होतं, त्याचं फॉर 20 lakhsचं काहीतरी रिकव्हरी वगैरे होती. त्याला घेऊन गेलो, त्याला बसवलं. आय कॉन्टॅक्टेड माय फ्रेंड, त्याच्याशी बोललो, गेलो रात्री सरांशी बोललो वगैरे, बघितलं वगैरे सगळी गोष्टी. आणि
रिकव्हरीच्या ते 12 लाखाचं काहीतरी 20 लॅक्सची काहीतरी रिकव्हरी होती, 12 लाखाचं काहीतरी सोनं बिनं होतं, ते 12 लाखाचं सोनं रिकवर करून दिलं. 12 लाखाचं सोनं म्हणजे आम्ही 8 लाखाचं सोनं दिलं, दाखवलं 12 लाखाचं, रात्री त्याला घरी घेऊन आणलं. ते इश्यू हे सांगतोय की मेन इन पॉवर FIR वगैरे घातलेली, ही इज अन अक्यूज, म्हणजे FIRमध्ये तुमचं नाव आलं तर दे आर गोइंग टू टेक युअर स्टेटमेंट. दे हॅव एव्हरी पॉवर इन दॅट ऑथॉरिटेटिव्ह पॉवर टू अरेस्ट यू. आता मला जास्त आर्ग्यू नाही करायचं आहे, करू शकत नाही करू शकत, जेकब माझे त्यांना काही फरक पडत, त्यांना काही लॉ बी वगैरे काय माहीत, सगळं माहिती आहे, पण त्यांना काही समजत नाही. ते स्टेटमेंटमध्ये तुझं नाव आलं म्हणजे तू आरोपी आहे, अक्युज्ड, सिम्पल. आता तू अक्युज्ड आहे की नाही ते किती तुझे रिलेशनशिप्स आहेत, किती तुझं पेपर वर्क करून सुद्धा सोडणार. माझ्याकडे तर पूर्ण फाईल आहे, मी सांगणार. तुम्ही म्हणा चेकर ह्याच्यात एकही पेपर मिसिंग नाही आहे, दे कांट डू एनिथिंग. तर तेच तर मी बोलतोय, नाही करू शकत. पण नाही, तुला यायला लागेल पोलीस स्टेशनला, बसायला लागेल, तिथं जाऊन बसेन, काय करणार मग. पण मला माहिती आहे, मी गेलो तिथे तर तो कंट्रोल रूमला 100% जाणार आहे, आणि त्याचं होणार नाही. अजून एक केस झालेली तिथे, एका काहीतरी झालेलं, दॅट पर्सन डिंट विड्रॉ द कंप्लेन. त्या माणसाचं काय म्हणतात त्याला, प्रमोशन थांबलेलं. मी जाऊन सेटल केलं आणि सांगितलं की सर जाऊ द्या म्हणून, जाऊ दे संजय, त्याला विड्रॉ कर कंप्लेनला, मग त्याचं एक प्रमोशन आहे. लास्ट रिटायरमेंटच्या 4 महिना अगोदर ACP बनला. हे असे असतात. सर तुम्हाला वाटत असेल की वी नॉट फाईट द सिस्टम, वी कॅन फाईट द सिस्टम. पण अगेन 2 schools of thought, either fight the system or be in the system. And if you want to be in the system, try to change the system. If you can't change the system, keep quiet, have a black label and go to sleep. Simple. Okay, so they may get their own handcuff. Okay, ho gaya, not ask. I will ask not. Cautioning tips today: do not use your cell phone. Do not call anyone. Remember some important things करके not allowed to touch the phone. They'll allow you one phone. जैसे मैंने बोला आपको, वो एक फ़ोन आपके पास होना चाहिए जो आपका दोस्त आपका फ़ोन उठाएगा. वो बोलेगा मैं बिजी है, वो टाइम पे उठाया नहीं तो पूरी आपको अप्रोप्रिएट दूसरा फ़ोन करने को शायद नहीं देगी हूँ. तो ये भी ध्यान में रखना क्या है. So 3 important numbers you need to memorize: medical legal consultation, criminal lawyer if you have, and senior PI in charge of your local police station. One call, your advice of rights not to speak will be against you, and reality कुछ होता नहीं ऐसा. अपन बहुत स्टाइल से बोल सकते हो, सर मेरा वकील आने तक मैं कुछ बात नहीं करेगा, कुछ नहीं. एक मिलता है तो चुपचाप ऐसे ही. और किधर लेके जाते मालूम, तुम जाओगे ना स्टेशन के अंदर तो खोपचे गली में जाके एक किधर तो डिटेंशन या इंटरोगेशन रूम में, तुमको जाते ही मुतने को होता है. मेरे को होता है आज का, तो सादे आदमी का तो रहने दो तुमको. इट्स सच अ स्केरी प्लेस, आई एम टेलिंग यू. अच्छे से अच्छे आदमी का मेरे हाथ से पसीना छूट रहा है अभी, देखो सोच के, दैट स्केरी. सिर्फ बुलाया अपने को क्या के लिए, स्टेटमेंट के लिए. सो दीज आर ऑल द टैक्टिक्स वेयर थिंग्स डू हैपन, वेयर इट इज देयर, बट इन रियलिटी दिस थिंग नेवर हैपन्स. सो आइडियली नो से टिल द लॉयर इज कॉल. इंटरोगेशन रूम के बारे में पता है, नो लीडिंग क्वेश्चंस आर. दे विल वांट टू गेट एंटेंगल्ड इन योर ओन वर्ड्स. दे एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दे आर गोइंग टू गेट एज मेनी नंबर ऑफ विटनेसेस दे कैन. ओके, रिमेंबर दैट. सो जितना विटनेस होगा उतना उनका केस स्ट्रांग होगा. सो क्लिनिकल सीन कंप्लेन किससे होते हैं? कंप्लेन बाय वाइफ, क्रिमिनल ने MTP, डेथ ऑन टेबल, डिवोर्स, रेप, मॉलेस्टेशन, एंड यू शुड हैव अ स्पाइडर सेंस दैट इज देयर. आई टेक 10 minutes मोर प्लीज. ओके विद यू ऑल? चल. सो सेल फोन में अनलॉक कोड डू नॉट गिव, नो लीगल बाइंडिंग. फॉरेंसिक लैब फोन दे देगा 1 साल के बाद में. तो आपके पास जितना महंगा फ़ोन रहेगा आप भूल जाओ, फ़ोन नहीं आने वाला है. मेरा 1.5-15 लाख का फ़ोन गया, Nokia 1810, 1650 रुपीज़. ठीक है. लीगल वारंट, इफ़ यू हैव टू गो कॉल फॉर. अभी रिसेंटली मेरे को जो था ना, मेरे को बोला जबरदस्ती तेरे को आना पड़ेगा. तो मैंने बोला कि CRPC 41 के सेक्शन में मेरे को बुला ले तू. तुमने मेरे को लेटर भेजा, पेपर, मैंने पेपर भेजा. अब मेरे को मिलना है तो मेरे को पेपर भेज दे CRPC 41 के हिसाब से, मैं आता हूँ. अब तक नहीं आया हूँ, बट फिर भी मेरे लॉयर को तकलीफ दे रहा है कि इसको बोल मिलने को, उसको बोल मिलने को. मेरे से बात नहीं कर रहा है मेरे मोबाइल पे. तो ये सब चीज़ रहता है ऐसा, और सबको भोगना ही है. वो मैं कितना भी टॉक दूँ, कुछ भी करूँ, आप वो फील्ड पे जाके क्या बैटिंग करोगे, आपका क्या सिचुएशन है, वो आपको ही हैंडल करना है. हम लोग सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं और आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है. सो व्हेन देर इन्वेस्टिगेटिंग यू, देर इज अ गुड कॉप एंड देर इज अ बैड कॉप. ऑलवेज रिमेंबर देर आर 2 people. एक जन बहुत स्ट्रांग रहेगा, एक जन प्यार से बात करेगा. आखिर में दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं. ओके. So after the news is open, it goes to the TV, social media that is there. FIR has been lodged, so we have come to arrest you. Ask for nature complaint. Ask for copy of FIR and IPC. वो कुछ मिलने वाला नहीं है. FIR दो इट इज़ ऑनलाइन वगैरह, निकालने को भी तकलीफ लगता है, उसको भी पहचान लगता है सर. 72 hours का पुलिस कस्टडी रहता है, 3 दिन लगता है. तो PC यानी क्या? पुलिस कस्टडी, दैट इज सेल लॉकअप इन पुलिस स्टेशन. जो है लॉकअप में मोर देन 1 person. तुम्हारे जो कपड़े हैं वही पहन के आपको लॉकअप में रखते करके, उधर मुतने का जगह है नहीं, इतना छोटा सा गंदा सा जगह है वो, वही करना पड़ता है मैनेज. ऑल टाइप ऑफ अक्यूज मिलेगा उधर. ड्रंकर्ड मिलेगा, किलर मिलेगा, मोलेस्टर मिलेगा, रेपिस्ट मिलेगा, ड्रग पेडलर मिलेगा, थीफ मिलेगा, कॉलेज स्टूडेंट मिलेगा, और कुछ इमेजिन. तो तुम्हारा जॉब क्या है उधर?
टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड टू सर्वाइव दिस 3 days इन केस जो लोग को पीसी मिला है, और मिले हैं बहुत सारे डॉक्टर लोगों को, मैं बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं रहेगा, मे बी नॉट रिलेटेड टू मेडिको लीगल नेग्लिजेंस, बट मिले हैं पब्लिक को, ठीक है, एंड इट इज वेरी स्केरी एंड वेरी क्राइबल. सो कॉन्फिडेंशियली डू नॉट ओपन इफ द कैमराज आर देयर, दिस यू नीड टू नो. अगर इंट्रोगेशन रूम में कैमरा वगैरह आपको दिख रहा है तो सोच समझ के बात करने का, बट सब रूम में कैमराज रहते हैं. सो डू नॉट ओपन अ सेल. लॉयर का रीअश्योरेंस बाय टाइम एक्चुअली. सैटरडे टू मंडे इन पुलिस स्टेशन मेडिकल एग्जामिनेशन पहले जाते ही करते वो लोग को, इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ अरेस्ट, और उसके बाद में अरेस्ट में भी जैसे आपको पिक्चर में दिखाते खड़ा करते हैं सेम वैसा ही चलता है. तो आफ्टर 72 आवर्स ऑफ पीसी भी आपको ये लगता है, क्या बोलते हैं, पुलिस कस्टडी. अभी ट्रीटमेंट कैसा है डिपेंड करता है. मेरे दोस्त ने तो बियर भी पिया था और बिरयानी भी खाया था रात को, ठीक है. माराम पीटी होता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कुछ हेल्प लगेगा तो आपको मिलेगा करके. हाँ, जब आपको उधर खड़ा करते अगर कुछ फिजिकल इंजरीज वगैरह हुआ है, जैसे हम टॉकिंग इन जनरल, आई एम नॉट रिलेटेड डॉक्टर, फिजिकल इंजरी वगैरह कुछ हुआ है, ये मेरे दोस्त ने बोला जब वो गया था, ये रियल लाइफ सिनेरियो है उसका, उसके मुख की कहानी है वो, ठीक है. अनकवर एंड शो वर्कलोड ऑफ सी. अगर जब आपको सीएमओ के पास लेके जाते होते, हाँ दिस वाज द थिंग, आपका मेडिकल वगैरह होता है, तब आपको सीएमओ को बताना पड़ता है प्यार से कि बॉस ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख, प्यार से, ये सब जो इंजन, क्योंकि जो वो आपके मेडिकल पे दिखाएगा वही चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में जाने वाला है. सो इट इज़ फॉर यू टू ओपन अप टू द पर्सन वेयर यू डूइंग द मेडिकल. गुड कॉप बैड कॉप मैंने बात किया है, वो ट्रांसलेटेड इन मराठी टाइप है. नाउ आइडियली टुडे यू नीड नॉट साइन द स्टेटमेंट, ओके. पहले हमारे एक ज़माने में अपन साइन करते थे, अभी जरूरत नहीं है. अंदर के दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे विल गिव यू द स्टेटमेंट, नॉट एन इशू. दे विल रीड आउट द स्टेटमेंट, आस्क टू रीड योरसेल्फ, सी फॉर फैक्ट्स एरर, साइन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट. आज के तारीख में जरूरत नहीं है. विटनेसेस में इंडिपेंडेंट, जितना विटनेस रहेगा उतना वो लोग बुलाते हैं, विच रियली डज नॉट हैपन. पंचनामा जो रहता है 5 पंच का बोलते हैं. आइडियली हर एक चीज़ का पंचनामा के लिए 5 मिनट. अगर उसको पेन मिला तो 5 पंच लगेगा, अगर उसको दूसरा कुछ मिला तो उसको 5 पंच लगेगा, बट वैसा नहीं होता है, ठीक है. तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, दे विल विजिट द सीन ऑफ द क्राइम, दे विल टेक यू, अगर कुछ रेप का कंप्लेन है तो दे विल टेक यू टू ऑल द होटल्स. एंड डू नॉट डू एनीथिंग इन द कार, दैट इज द मोस्ट सीरियस ऑफेंस यू कैन डू एनीथिंग डूइंग इन द कार, ओके. तो दे विल टेक यू टू द एलियट स्क्रीन ऑफ क्राइम. होटल रहेगा तो होटल में लेके जाएगा, कंसल्टिंग रूम रहेगा तो कंसल्टिंग रूम सील करेगा, कार रहेगा तो कार लेके जाएगा. ऑल स्पेसिफिक डिटेल दे विल फाइंड टू इंक्रीमेंट, दे विल बिल्ड अप द केस एंड दे विल ट्राई टू इंक्रीज नंबर ऑफ विटनेसेस एज आई सेड. सो व्हेन दे आर टॉकिंग दे विल हैव अ कन्वर्सेशन. अगर डेथ ऑन टेबल हुआ है तो आपको पूछेगा, फिर तुम कुछ तो बीच में बोलेगा तो क्या पूछेगा, क्या बोलेगा वो, तुम क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा था कि तुम बात कर रहा था, इधर से भी लगी उधर से भी लगी, ऐसा है. सो फॉर ईच एविडेंस देयर आर डिफरेंट पंचेस, इंक्रीजिंग नंबर. सीसीटीवी बैकअप रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट दिस इज व्हाट इज मैंडेटरी एक्चुअली. एवरी 7 days ऑन ड्राइव गूगल ड्राइव पे रखना चाहिए अपने को. सो मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा रहता है, पुलिस फोटोग्राफर रहता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, फिंगरप्रिंट रहता है, डीएनए सैंपल, हेयर, नेल, बक्कल स्वैब, ब्लड, और कुछ रेप का केस रहेगा तो सीमेन का सैंपल लेते हो. बेसिक नेसेसिटी नीडेड फॉर सर्वाइवल में आपको 2 सेट कपड़े के देते हैं उधर जेल के अंदर जब जाओगे तो. टूथपेस्ट देते हैं, टूथब्रश देते हैं, कंघी देते हैं. फूड एकदम गंदा है, मेडिसिन जो रहते हैं वो मिलते हैं, बट इफ यू आर अ डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, सो मेनी विल माई दिस थिंग, सो मेनी कोमॉर्बिडिटीज, लाइफ इज हेल्प फॉर यू इन दैट पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी. नो ब्लेड्स, नो सीजर्स, नो ग्रूमिंग. So after 72 hours of bail application, there is first a mini hearing that is there, as I said. Judge will ask you कि आपको कुछ तकलीफ है कि नहीं. That is the time where you are allowed to open up. But do not be arrogant in front of the judge when you are applying for bail. Be humble, be nice, and hear and decide. And prima facie, everything is decided whether you are going to get bail or you are not going to bail. So the judge that is sitting is going to decide after hearing both the sides कि ये तुमको क्या बोलते हैं उसको, इस पर केस बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए. सो कॉन्करेंट मैजिस्ट्रेट इफ नो बेल, पीसी का एक्सटेंशन या जेल कस्टडी, और उसके बाद में रेगुलर बेल. रिस्पेक्ट फूड, यू आर नॉट हार्म्ड बाय अदर पीपल. 3 जेल है, तलोजा, थाना सेंट्रल, आर्थर रोड, 1000 कैपेसिटी, 3000 प्लस इनर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट फिजिकली. जुडिशियल कस्टडी इज अ कल्चरल शॉक. फर्स्ट 72 hours are very crucial to survive. वर्क यू आर नॉट अवेयर ऑफ. हायरार्की रहता है एक प्रिजन में भी, सब जगह पे जैसे एसीपी, डीसीपी, सीपीपी भी रहता है वैसा. सबसे बड़ा है टॉप मोको वाला, उसके बाद में मर्डरर आता है, उसके बाद में सीरियल किलर आता है, उसके बाद में कॉनमैन आता है, उसके बाद में 420 वाला आता है, उसके बाद में रेपिस्ट आता है, उसके बाद में पॉक्सो वाले आते हैं. एंड देन यू बीवेयर इफ दे डोंट. 3 minutes मोर, ओके. सो जब तुम जेल में जाते हो ना, जैसे आपने देखा है ना वो ब्लैक वारंट में वगैरह 3 पार्ट वगैरह सब वैसा ही है, सीरियसली वैसा ही है. तो जब एंट्री मारते हैं ना वो आँख देख के बता देगा कि तू पॉक्सो का है, रेपिस्ट है कि क्या है. एंड दे ट्रीट यू द वे जो आपने कर्म किया है, वो देखते ही समझ जाएगा कि आपने कितना झोल किया है और क्या किया है. तो वैसा जैसे अपन देखते हैं ना पेश, आप समझ आता है कैसे सेम उधर भी सेम हालत है अपने साथ.
जो भी जाता है अंदर एज एन अक्यूज. सो दे हैव अ हाईली ट्रेंड सिग्नल, दे नो हु इज इनोसेंट हु इज गिल्टी इन द जेल की बात करें, जुडिशियल कस्टडी. सो वंस यू रीच जेल दे विल गिव यू रेगुलर क्लोथ, बेडिंग, बेडशीट, पिलोज और प्रिजन का ID कार्ड रहता है. फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं. अब एरिया ऑफ हाउसिंग में डॉर्मेट्री रहता है. हम लोग जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं तो अपने को सेपरेट रूम, 2 जन का रूम देते हैं वो लोग. आइसोलेशन सेल अलग है. ग्रीसिंग ऑफ पाम्स, नो एक्सेस टू आउटसाइड, यू हैव टू स्पीक टू अ लॉयर. सुबह 7 बजे थाना के उधर, हम लोग बॉम्बे के तो हमको पता है सुबह 7 बजे जाने का उधर, वो भी एक अलग कहानी बताऊंगा कभी. तो इनिशियली 2 to 3 days लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, जनरल डॉर्मेट्री रहते हैं, अल्ट्रा केयरफुल, रॉबरीज भी होते हैं और मरते भी. ऐसा मेरे को बोला गया है, अब होता है कि नहीं होता. तो जेल का रूटीन मेरा क्या रहता था, 6:30 बजे उठने का, 7 बजे चाय, 10 बजे नहाने का, 11:30 बजे लंच, 1 से 4 में लॉकअप, 4 से 6 वॉक एक्सरसाइज, 5 से 6 डिनर, 6 बजे वापस अंदर. ठीक है. हेड काउंट 6:30 बजे सुबह, शाम को 6 बजे. हर एक इंडिविजुअल को फ्रीज किया है. जेलर 2 टाइम को राउंड लेता है. टॉयलेट्स कम्युनिटी रहता है. मुतने करेगा तो बैठ के मुतने का नहीं रहता, खड़ा रह रहने का था. स्प्लैशिंग नहीं चाहिए. उधर का करेंसी सिगरेट, गांजा और बीड़ी है. ठीक है. विजिटर्स अलाउड वंस अ वीक. लॉयर्स 8 AM में ओरिजिनल आधार कार्ड, वेट, पेशेंट, मनी ऑर्डर 2,500 रुपये महीने का मिलता है. फूड बिस्किट खरीदने के लिए कितना आएगा पता नहीं. सो टेक होम मैसेज, स्टे पॉजिटिव, दिस सनशाइन दैट इज ऑलवेज अवेलेबल, हैव गुड रिलेशंस, बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड लोकल पॉलिटिक्स इन जेल. हम लोग तो बहुत खेलते हैं एसोसिएशन में. अवॉइड लोकल पॉलिटिक्स इन जेल, बिल्ड योर रेपुटेशन इन जेल. ठीक है. तो उधर प्रिजन का डॉक्टर है, मेडिकेशन वगैरह मिलेंगे. इफ यू हैव कोमॉर्बिडिटीज, लाइफ इज रियली मिजरेबल. Okay, and not anyone who is in prison is a criminal. Okay, so there are innocent people behind bars, forgery, check bouncing, online fraud, POCSO, false claims, families who have abandoned the father, जो भी रहेगा for years, क्योंकि उनके पास वकील के लिए पैसा नहीं, पड़े रहते वो लोग. फॉल्स कंप्लेंट, POCSO लॉ, मिस, फाइनेंशियल फ्रॉड, और बहुत सारी जगह पे तो ऑफिस क्लर्क भी थे जिनको बड़े लोगों ने फंसा कर रखा. प्रिजन मेट्स में, बेकरी, फार्म में, ये सब रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहते, उधर उनको काम मिलता है. अपने को पेशेंट देखने का काम देते हो लोग, क्योंकि हम लोग डॉक्टर है. वो भी अच्छे से बात किया तो, और लॉयर ने अच्छे से बात किया तो, और कोई तो अच्छे से बेचारे लोग जो एंट्री मारते हैं उनको नमस्ते बोले तो आप, क्योंकि वही तुम्हारा जो है वो लेके जाएगा अंदर और वही लेके आएगा जो बाहर है वो. सो देर इज नो फ्रेंड इन द पुलिस स्टेशन. जब आप जाओगे, देर इज नोबडी टू टॉक टू. इट्स अ बैटल टू फाइट, इट्स अ माइंड गेम, इट्स बैटल टू सर्वाइवल, इट्स बैटल टू कम आउट victorious and face the society like how we face the society with you all. Okay, so there are no discussions that are allowed. You have to stay positive. Matter is subjudized. No social media posts, no statements to be made. खत्म. ठीक है. मेरे को लगा और ताली मार के कुछ तो कोई सुनाएगा कुछ. क्या बोला था? Thank you, respected Vipin sir, for this extraordinary tour of jail. Thank you so much, and I hand over this session to Dr. Sunita ma'am for next talk. Thank you, Dr. Varsha. After this long and very interesting talk by Dr. Chekar, now we are going to have some changes in this session. The next topic would be kaleidoscopic view of professional ethics. That is going to be an online session by Dr. Ved Prakash Mishra. Dr. Ved Prakash Mishra, he is a BC Roy National Awardee. He has International Council of Global Network for Medical North Health Profession and Bioethics Education. He is President of Association of Medical Education of India. He is Chief Advisor, Datta Meghe Institute of Higher Education and Research, deemed to be University Nagpur, and his chief advisor to Honorable Chancellor and Krishna Vishwa Vidyapeeth, deemed to be University Karad. So now we are going to have a online session, and after this session we'll be having Dr. Sunil Masare's talk. So please be seated. Sir, shall we move, sir? ते फाईलला डिक्टेशन सर जॉईन आहे आम्ही. हो करू शकतो, पण व्हिडिओ दिसना झाले सरांचा. हा व्हिडिओ इनेबल करायचे. हा सर दिसत नाहीये आमचा कॅमेरा वगैरे. कैंसर डिक्लेरेशन फाइनल करूँ. ये देखो तुम्हारा कैमरे में क्या प्रॉब्लम है.
Uh, Dr. Chekar is in little bit hurry, so we are going to give the token of appreciation. I request Dr. Dulewat sir to come and felicitate Dr. Chekar sir. चालू करूया सर हो हो ठीक आहे बोलायला सुरू करा सर ये तो I mean, is there no prologue? नाही, त्यांना सांगा ना प्रोलोग नाही आहे का? केलं होतं त्यांनी अगोदर नाही, मला Sir, you are ऐकूच नाही audible. आलं. Am I audible? Yes, sir, yes. नाही तर Hello, I have- Dr. I have Ved not Prakash been able to Mishra. listen to prologue. He is a Dr. B.C. Roy National Awardee. He is Secretary General, National Council of Global Network for Medical Health Profession and Bioethics Education. He is President of Association of Medical Education in India, AMEI, and Chief Advisor, Datta Meghe Institute of Higher Education and Research, deemed to be University Nagpur, and also Advisor to Honorable Chancellor and Krishna Vidyapeeth, Vishwa Vidyapeeth, deemed to be University Karad. Over to you, sir. Thank you, ma'am. It gives me immense pleasure to join my esteemed brethren in the name of the conference which has been scheduled by Indian Medical Association, Nanded branch. At the outset, I would like to compliment and congratulate the organizers for picking up this very relevant theme that they have taken up for the purposes of its all spectral dimension discussion. I will be dwelling in the little allocated time to me in the domain of professional ethics. Ladies and gentlemen, we need to very clearly understand that profession is distinctly different from occupation. Speaking for Indian Constitution under Article 19, where the right to live is guaranteed, it is very clearly stipulated that life through living can be achieved and attained by every citizen by availing to A, a trade, B, commerce, C, calling, D, order, E, occupation, F, vocation, and profession. It is therefore imperative for us to decipher very clearly. These are the multiplicity of the options which are put across for the purposes of earning a livelihood. But then, why they have been categorized distinctly into A, occupation, and B, vocation, and C, broadly into the rubric of profession, which goes to indicate a profession has got a distinctive feature than an occupation and vocation as well. What exactly is that which distinguishes profession from a vocation or an occupation? The distinctive features I'm wanting to putting across is very loud and clear in terms of three specific dimensions. If I say on the core dictum that all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. In the similar way, all professions are occupations, but all occupations are not professions. Therefore, what is that which is required to be added to an occupation to be converted into a profession? There are three distinctive features, ladies and gentlemen, which have been worldwide. One, when occupation is doable on the basis of acquiring a certified structured learning program, the first requirement. When we are talking of medical profession in the domain of modern medicine,
MBBS is the structured qualification, which is a training program, a learning program with in terms of specific objectives, in terms of specific curriculum, in terms of defined progression through appropriate structuring, teaching, learning, assessment, and certification. Therefore, the first requirement is teaching, training, and orientation through a structured program. Now, this structured program is to be ending up in a certification. Who will certify that? Therefore, the second requirement is an agency, a statutory authority, which would be in a position to certify that yes, this particular qualification or program has been successfully completed by the enrolled learner, and therefore he is entitled for the conferment of the qualification. Therefore, there will be a certifying agency for the conferment of degree, which in the Indian context is a university created in terms of the ambit and provision of Section 2F of the University Grants Commission Act 1956. This qualification by name MBBS, therefore, is designated as a registering qualification. What do you mean by that? Which goes to indicate that there must be a statutory agency which must be carved out for the purposes of registering people who have got this registering qualification on solicitation. Recall way back in 1934, after the creation of Indian Medical Degrees Act by the Britishers in 1916, in 1933-34, they created an enactment which is called as Indian Medical Council Act 1934. It being that a council is created for the purposes of enrolling the name of those who have the registering qualification from India as Indian citizens to be included in a register called as Indian Medical Register, to be monitored and maintained by a created body called as Indian Medical Council, created by 1934 Indian Medical Council Act. I'm wanting to make it very loud and clear. The medical graduates from Indian universities came to be churned out way back from 1916 in terms of conferment by Indian universities under Indian Medical Degrees Act. But such registration was done by the General Medical Council of Great Britain. It was only in the year 1934, under the aegis of Indian Medical Council Act 1934, that Indian medical graduates possessing the registering qualification came to be registered in Indian Medical Register by Indian Medical Council created by the British legislation. It was this legislation, ladies and gentlemen, passing through the culverts of First Education Commission of 1948, penned by a committee headed by legendary philosopher Dr. S. Radhakrishnan, that in the year 1956, two important pieces of legislation came to be enacted. One is the University Grants Commission 1956, and the second is Indian Medical Council Act 1956, repealing the Indian Medical Council Act of 1934, resulting in creation of an Indian Medical Council by an Indian legislated Indian Parliament with a council headed by an Indian titled Bharat Ratna Dr. B.C. Roy. That is the first medical council created, which goes to indicate that you and me having given a certifying qualification of MBBS speaking in the parlance of India does not become a registered medical practitioner until and unless we submit the same upon completion of satisfactory internship for the purposes of registration to ensure that our names are included in the register of registered medical practitioners in a given state through the State Medical Council under the overall rubric of a national regulatory and a registering council. The second requirement, the name has to be there in the register of registered medical practitioners of all those who have solicited their registration upon procuring the registering medical qualification. The registering body entitles and confers with that registration privileges to practice medicine for the purposes of availing your and my livelihood, and therefore we are registered medical practitioners. Is the privilege an absolute privilege? Is it unrestricted? Is it without an embargo? Is it free-flowing in nature? My answer to it is a subtle no. It's not an unrestricted privilege. B, it is governed by embargo. Therefore, it is not an absolute privilege.
What is that restriction which puts an embargo on the practicing of medicine by a registered medical practitioner? Ladies and gentlemen, the embargo is defined in Code of Medical Ethics, Medical Etiquette and Behavior 2000 regulation, which I had the privilege of drafting as chairman of the Regulatory Committee of Medical Council of India. Therefore, I am talking to all of you as the author of the first regulation created by the Indian Medical Council called as Code of Medical Ethics. Under Code of Medical Ethics, on oath, a registered medical practitioner is granted and awarded the restricted privileges for the purposes of practicing medicine and earn his or her livelihood in terms of payable remuneration or fee, as the case may be. What are those restrictions? I am not going into the literal word of the restrictions which are provided for in the clause, but the mother repository thereof has to be made known. It is governed by three things. A, the triangle of restrictions which is put in the form of an embargo includes A, ethicality, ethics of medical practice, B, morality, morality of medical practice, and C, value ethos in terms of set out traditions governing the practice of medicine. The privilege is restricted by ethical principles. The privilege is restricted by moralistic base, and the privilege is restricted by value ethos. These are the three restrictions which are required to be put into a compulsory adherence for the purposes of practicing of medicine. Hence, it is not an absolute privilege. Therefore, the practice that a registered medical practitioner is entitled to practice is an ethical medical practice, a moralistic medical practice, and a value-based medical practice. This is what is Code of Medical Ethics in terms of its soul. Rest are the operations which are described therein. Why this Code of Medical Ethics in 2000 and why not in 1956? Council did not have power to prescribe regulations with statutory binding till 1996-97, which came wider interpretation given by the Honorable Supreme Court, which resulted in formulation of regulations titled Minimum Standard Regulations, Regulations for Opening of a New Medical College, Postgraduate Medical Regulation, Code of Medical Ethics Regulation, and therefore from 1997 till 2000, practically all the operational regulations which were expected to be governed under Section 32 of the Indian Medical Council Act came to be notified, and in terms of the order pronounced by the Honorable Supreme Court in 1997, they became binding in nature and mandatory in character. Therefore, the position prior to 2000 was that Code of Medical Practice was governed in terms of the carved out recommendations which were under the domain of self-regulation, but because principles were notified, hence adherence to the principles was required, but the mandatory force and the effect was not there. Again, I am not dwelling into what are the breaches and what the breaches are dealt with, wanting to tell only three important things. In case there are any breaches, ethical in nature, moralistic in character, and which are causing prejudice to value ethos, it is the registering medical council that has got a jurisdiction on registered medical practitioners, and therefore that duration in terms of the procedure which is set out in the regulation itself is required to be dealt by the concerned state council, which has the power to A, for an ethical breach, depending upon the nature of the wrong, censure the registered medical practitioner. B, depending upon the nature of wrong, impose the restrictions to practice for a particular suspension period, holding the registration into suspension. And in case the breaches are several, extremist punishment being termination of the registration. These are all of the counts of ethical breaches, but there can be wrongs which are more than the ethical, moral, and value ethos breach. It may entail civil consequences. The civil consequences in the domain of medical negligence, medical malpractice, they are governed by Civil Procedure Code, now Indian Civil Nyaya Sanhita, under which civil courts have a jurisdiction, and also medical practice being governed by Consumer Protection Act 1996, modified in the year with the amendment incorporated in 2017, because practice is
covered within the jurisdiction of it being a service and the service turning out to be a contract. Therefore, breach of service being covered under the civil offense, open to compensations, which will be governed in terms of the Compensation Act, which is invoked. That is the second modality under the civil jurisdiction. In case the negligence, intentional or otherwise, is criminal in nature, including applicability and governed by the then Article 304A, which is suicide, the homicide not amounting to murder is the one which also is applicable, but then the entire, the proposition onto that particular count is governed by the principles which have been laid down by the Supreme Court in 1987 in the case of Matthew versus Union of India case, where the principles are laid down. Again, it's a part of the documentation. I'm not dwelling in details. What I'm trying to put across is disciplinary jurisdiction are therefore vested under three dimensions. The ethical breach dimensions are vested with the regulatory council. The civil dimensions are restricted, are governed in terms of the civil procedures under the civil codes, including under the Compensation Act, the Consumer Protection Act, and the criminal jurisdiction are vested in terms of the nature of the wrong, in terms of the Criminal Procedure Code, including the highest nature being C304A applicability, where it is homicide not amounting to murder. Ladies and gentlemen, having briefed you about this, these are the distinguishing features which are not applicable to an occupation. Therefore, it remains an occupation. Agriculture is an occupation. These are the dimensions which are not applicable to an agriculturist. Therefore, agriculture is a occupation. Whereas these three dimensions, they become applicable to practicing of medicine. Therefore, medicine is a profession. I'm wanting to add a step further, ladies and gentlemen. There are several professions. Engineering is a profession. Technologist is a profession. Architect is a profession. Medical is a profession. What is the distinguishing feature? Medical profession does not deal with material sciences. It deals with life. It deals with life sciences. And therefore, the significance is a prefix which over a period of time which has been tagged with medical profession is called as, it's a noble profession. Nobility is a prefix. It's an honor. It's a conferment which has been vested with the medical profession since antiquity. Perhaps it is basically because of this very reason that William Osler, the father of modern medicine, has to categorically say that medicine is an art of possibility and a science of probability, unquote. The human aspect incorporated therein, he very categorically puts it into a second quote, which I'm tempted to quote is, quote, please give your ears to the patient, he will give you the diagnosis. That is the essence of the humanism incorporated in medical practice. That is exactly the humanism which is incorporated in terms of the conferment of nobility to the profession. And let me add further, in all humility, it is not only designated as a noble profession, but noblest of the noble profession is also a conferment which is vested with the medical profession and medical practice. Ladies and gentlemen, having said so, I am wanting to put across Code of Medical Ethics and the entire concept of ethical principles in the form of professional ethics. I am not tracing you into the history of Socrates and Hippocrates. I am just taking you to the horrors of Second World War, perpetuated in the form of three important blackening chapters in medical history. A, Nuremberg trial, which came to be a handiwork with the worst dictator of the world, Hitler, out to devastate the world and humanity as a whole. One of the black chapters in medical history of misuse and grossest possible misuse of the medical professions under the clutches of a dictatorial regime, but with the consent of doctors. The 781 camp trial by Japanese army in China, the worst human misuse permissible by the doctor community. It is the horrors of the Second World War, ladies and gentlemen, which made the world think all afresh again, and resulting in 1948,
declaration of what is called as a UNO declaration. In terms of the footsteps, World Medical Association resulting in invocation of Geneva Convention, out of Geneva Declaration, referring to the International Charter of Justice, invoking through the International Charter of Human Rights, arising out of the horrors of Second World War, picking up the liberating principles of French Revolution of liberty, equality, and fraternity, propounded in the year 1789. Manifested in World Medical Association formulating in the year 1948 out of the London meeting called as London Declaration, which is the International Charter of Medical Ethics, which is the edifice on the basis of which every code of medical ethics across the respective country have come to be formulated. The commonality is the underlying principles which govern the ethicality of the medical practice and profession. And those principles are called as universal principles, and those principles pertain to four cardinal principles. A, the principles of beneficence, the principle of non-maleficence, the principle of autonomy, and the principle of justice. These are the four cardinal points in the entire rectangle of what we contemplate as value ethos, ethicality, and morality. A medical doctor, practicing doctor is permitted to do anything and everything within the tenets of his knowledge and expertise for the purposes of extending beneficence to his targeted patient. There is one thing which is absolute, and that is beneficence, which is required to be accruable to the patient as a part of not his legitimate expectation, but as a part of his legitimacy of right. Therefore, the honoring the right of beneficence, as if that was not enough. The second cardinal principle is granting that the allocation and extension of the benefit is expected to be in the domain of totality. It should be governed by non-maleficence. If I am to bring out the principle of non-maleficence, ladies and gentlemen, Hindu ethos clearly, Vedic ethos clearly permits that non-maleficence is when we say a bad deed is not only in action, but a bad deed is in action much later. The contemplation is manasa, vacha, karmana. आधी ते मनात येतं, त्याच्यानंतर ते जिव्हात येतं आणि त्याच्यानंतर ते कार्यान्वित होतं. म्हणून वंसा, वाचा आणि कर्मरा हे तीन डायमेन्शन्स are the ones which are required to be covered for the purposes of dispensation. And therefore, ladies and gentlemen, adherence to these four principles in the form of beneficence, and that is patient safety is uppermost. Non-maleficence is no malice in any form of any type. Autonomy is right to autonomy of the patient in the form of informed consent and confidentiality, and justice in the form of absolutely distributive justice and absolutely contributive justice. They turn out to be the entire gamut and hallmarks of the proposition. It is on these cardinal principles. Each can be analyzed into various different propositions. Time at my disposal is very short, and therefore your footnote of 2 minutes left has already come to me. Therefore, I am wanting to conclude this with this emphasis. Take it from me. Professional ethics has made the medical profession what it is, what it ought to be, and what it should be like. Remove professional ethics out of medical practice. Take it for granted. You will have a body with a soul, S-O-L-E, to walk, but it will be bereft of S-U-L, soul. If medical practice is to thrive, if medical practice is to survive, if medical practice has to have its relevance as it had yesterday, to have it today, and not only to tomorrow, but till eternity, till the humanity and humanism survives, it is imperative that professional ethics was, professional ethics is, and professional ethics shall continue to be the soul of medical practice. The soul, and the soul, therefore, harboring and upholding the same is not a minimum, but is the minimum to maximum, must, the only must, and the must. Thank you very much for patient listening. Thank you very much for such an elaborative lecture.